प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स पार्ट 1 ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपके साथ टोटल 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। अब हम लोग अपनी 7th प्रॉपर्टी पे जंप करेंगे, दैट इज कैंसलेशन लॉ। ओके, 7th प्रॉपर्टी इज कैंसलेशन लॉ। ओके, कैंसलेशन लॉ एक्चुअली दो टाइप का है, एक है लेफ्ट कैंसलेशन और एक है राइट कैंसलेशन। बहुत सिंपल है, आपको देखते समझ में आ जाएगा। लेफ्ट कैंसलेशन का मतलब है कि अगर ax इज इक्वल टू ए वाई है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई, मतलब लेफ्ट से a हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ये इम्प्लीकेशन है, भाई समझ रहे हो ना। ax इज इक्वल टू ए वाई है तो x इज इक्वल टू वाई होगा, दैट इज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। राइट कैंसलेशन लॉ आप समझ पा रहे होगे, एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए इज इक्वल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई, मतलब राइट से a हम कैंसल आउट कर देंगे। एक्चुअली देखो मेरे को स्टार्टिंग में ये लॉ आपको बता देना चाहिए था और उसके बाद कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में इसको डिस्कस करनी चाहिए थी, बट मैं एक्चुअली 7th प्रॉपर्टी कैंसलेशन पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब ये 2nd या 3rd प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैंने आपको ये एक बार लॉ बता दिया ना तो आप इसी लॉ के पीछे पड़े रहेंगे और बेसिक्स कंसेप्ट्स में नहीं घुसेंगे। अगर आपको देखो अब बेसिक्स आपकी क्लियर हैं तो आपको इसका प्रूफ भी अपने आप से समझ में आ रहा होगा, आप बड़े आराम से इसका प्रूफ कर सकते हैं। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आप लोगों को गैस हो गया होगा। देखो हम क्या करेंगे भाई, देखो ax इज इक्वल टू ए वाई है तो हम लोग a इनवर्स से स्टार कर लेते हैं, है ना। तो ये वही बात है, बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा तो समझ पा रहे हो, स्टार ऑपरेशन है बीच में। हाँ जी, तो प्रॉपर लिखता हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, हम बोलेंगे a इनवर्स स्टार a स्टार x दैट विल बी इक्वल टू a इनवर्स स्टार a स्टार y। ओके, तो a इनवर्स स्टार a इज नथिंग बट e ओनली और e स्टार x इज नथिंग बट x ओनली। तो मेरे को ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए, आप समझ गए होंगे x इज इक्वल टू y आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कराए थे, या आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने ये सब डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा, है ना। बट बार बार बोल रहा हूँ भाई, मेरे को ये लॉस पहले बताने चाहिए थे, मैं अब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले बता देता तो आप लोग इसी लॉ के पीछे पड़े रहते और जल्दबाजी करके आंसर निकालते। बट मैं आपको बेसिक से हर एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको लॉ ये बाद में पढ़ाया है और आपको अब आराम से समझ में भी आ रहा होगा कि हम लोग ये सब कैसे कर रहे हैं, है ना। आपको प्रूफ भी इसका अपने आप से क्लियर हो गया होगा। राइट कैंसलेशन भी आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई, x स्टार a, आगे हम वही स्टार a इनवर्स कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू y स्टार a इनवर्स। तो ये a स्टार a इनवर्स इज नथिंग बट e ओनली, तो x स्टार इज नथिंग बट x। सो आप समझ पा रहे हो भाई, x इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ हमें एकदम क्लियर हो चुका है, बिल्कुल बेसिक सा लॉ था। तो वही बात है, काफी टीचर्स बोलते हैं ये शुरू में बता देते हैं लॉ और उसके बाद जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे हमने बोल दिया ax इज इक्वल टू ए वाई है तो सीधा काट देते हैं, a से कैंसिल तो x इज इक्वल टू y आ गया। बट मैं आपको इस तरह की सजेशन नहीं दूंगा। अगर मेरे को इस तरह की सजेशन देनी होती तो मैं आपको शुरू में ये लॉ बता देता, है ना, क्योंकि कई कई बारी कुछ कुछ कंफ्यूजन पैदा हो जाती है गेट एग्जाम में। तो बेटर है कि आप इसको ऐसे एज इट इज याद मत करो, जैसे मैंने आपको तरीका समझाया वैसे करो। एक एग्जांपल देता तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ax इज इक्वल टू ए वाई है और आपको बोल दिया गया ये मोनोइड में है, ठीक है, ग्रुप नहीं है, मोनोइड में है, मोनोइड बट नॉट ग्रुप, प्रॉपर लिखता हूं मैं, मोनोइड बट नॉट ग्रुप। तो आप क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू वाई, यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? यहां से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि हमें a इनवर्स से स्टार्ट करना पड़ेगा और a इनवर्स में और मे नॉट एग्जिस्ट इन मोनोइड, आपको याद आ रहा होगा। तो बस वही बात है, हम लोग फंस जाएंगे। तो इसलिए ax इज इक्वल टू ए वाई है तो x इज इक्वल टू वाई मोनोइड में हम लोग नहीं कह सकते। तो इसलिए मैंने आपको चीजें रटवाई नहीं है, मैंने आपको समझाई है। अगर आप रटते तो वही बात है, फिर मोनोड वाली बात भी रटनी पड़ जाती है। वही बात है, एक चीज रटोगे तो 10 चीजें साथ और रटनी पड़ जाएंगी और आज रटोगे कल भूल जाओगे। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ax इज इक्वल टू ए वाई, मोनोइड लिखा हुआ है तो आप बोल देंगे कि x इज इक्वल टू वाई, जल्दबाजी में टिक लग जाएगा। तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट समझे हुए हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है बातें, तो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, कोई टेंशन नहीं आएगी, आप बड़े आराम से इस पर टिक लगा के आ सकते थे, ठीक है। मतलब वही बात है, इसको रॉन्ग करके आ सकते थे कि ये एकदम गलत है, बट ग्रुप होता तो आप बड़े आराम से इस पे टिक लगा देते, है ना। विद प्रूफ अगर आपको याद होगा तो याद रहेंगी चीजें, नहीं तो आप भूल भाग जाओगे, ठीक है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, ओके, ठीक है जी। तो आई थिंक क्लियर हो गया सबको। एप्लीकेशन तो भाई वही बात है, मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा ही चुका हूं, है ना। तो जैसे अगर हम कह दें कि ax b इज इक्वल टू ए वाई बी, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, सीधा बोलोगे आप लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ, तो x इज इक्वल टू वाई,
है ना। बट अगेन बार बार बोल रहा हूं, मत याद करो ऐसे, आप यहाँ से ए इनवर्स स्टार करना, यहाँ से ए इनवर्स स्टार करना, उसके बाद काटना, स्टेप बाय स्टेप चलना, तो आपको चीजें एकदम माइंड में फिट रहेंगी, क्लियर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो वही बात है, आप कल को भूल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने काफी बार बोल दिया, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए ना। तो प्लीज होमवर्क में अपने आप इसको करना स्टेप बाय स्टेप। जितना ज्यादा बेबी स्टेप्स के साथ आप स्टार्टिंग में काम कर लोगे ना, उतनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, नहीं तो भूल जाओगे। हाँ जी, तो यहीं पे फिर ए इनवर्स करना, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स स्टार बी, दैट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई स्टार बी। तो ए इनवर्स स्टार ए कैंसिल कर देना, बोल देना ई है ये, तो एक्स स्टार बी इज इक्वल टू वाई स्टार बी। उसके बाद फिर बी इनवर्स से करके एंड सो ऑन। प्लीज ऐसे आराम से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स में कर लेना। जितनी बारी काम करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में फिट होंगी। चलो ठीक है जी, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, मेरे ख्याल से मेरे को इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ चुका होगा। मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, हटा रहा हूँ। हाँ जी, तो याद रखना है भाई, लेफ्ट कैंसलेशन राइट कैंसलेशन ये किस में चल रहा है भाई, सिर्फ ग्रुप में चल रहा है, मोनोइड या और किसी में नहीं चलेगा, क्योंकि उनमें इनवर्स की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, हर एक एलिमेंट का एक एक इनवर्स होगा ना, और रादर अच्छा बोले तो हर एक एलिमेंट का एक एक यूनिक इनवर्स होगा ग्रुप में, बट बाकी जगह इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए फिर हम लोग बाकी जगह कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ ये ग्रुप्स में बोल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर बोला भी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोइड थोड़ी पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है जी। अच्छा, एक बात मेरे मन में और आ रही है, मैं आपको जैसे बताता हूँ ना, ये इंप्लीकेशन है, तो इसका कन्वर्स देखते हैं हम लोग। कन्वर्स क्या बनेगा भाई, x इज इक्वल टू वाई इंप्लाइज ax इज इक्वल टू ay। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, तो 100% ठीक है, इसको तो मेरे ख्याल समझाने की भी जरूरत नहीं है। अगर x और y बराबर है, ऑब्वियस सी बात है भाई, x और y बराबर हैं, तो ax मैंने लिखा, तो x इज इक्वल टू y था, तो मैं ay भी तो लिख सकता हूँ इसी चीज को। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, x इज इक्वल टू y इंप्लाइज ax इज इक्वल टू ay। रादर इनफैक्ट जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को प्रूव करने के लिए मैंने यही प्रॉपर्टी यूज करी है ना। ये देखो मैंने बोलता है ax इज इक्वल टू ay है, जैसे ये देखो प्रॉपर लिखता हूं मैं a स्टार x। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी में कर देता हूं। a स्टार x इज इक्वल टू a स्टार y है, तो मैंने बोला था ना a इनवर्स से हम लोग यहाँ पे स्टार कर लेते हैं, है ना। हाँ जी, तो हमारे पास आराम से आंसर निकल आया था, हम प्रूव कर पाए थे। तो ये चीज देखो भाई, ये दोनों चीजें बराबर थी, तो हमने a इनवर्स से स्टार कर लिया था, तो भी तो बराबर ही मानी थी ना। कॉमन सेंस की बात है भाई, मेरे को ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई ये चीज ट्रू है। और इनफैक्ट अच्छी बात बताऊं तो ये चीज मोनोइड में भी ट्रू होगी, ये हर जगह ट्रू है, इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बेसिक सी बात है भाई, एक्स वाई बराबर है, तो एक्स वाई भी तो बराबर होगा, कॉमन सेंस की बात है। सिमिलरली इसका कन्वर्स देखेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा भाई, एक्स इज इक्वल टू वाई इंप्लाइज एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए। ये प्रॉपर्टी का भी मैंने अभी काफी यूज किया था, राइट कैंसिलेशन को प्रूव करने के लिए मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज भी किया था। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। और ये चीज भी, इस प्रॉपर्टी का यूज मैंने कब किया है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को प्रूव करने के लिए, और इस प्रॉपर्टी का कब यूज किया है, राइट कैंसिलेशन लॉ को प्रूव करने के लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बेसिक सी बात है, मेरे को ज्यादा इसमें बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, ये टू वे थ्योरम बन रही है एक किस्म से, है ना। x इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ ax इज इक्वल टू ay, ये x इज इक्वल टू ay इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y एंड सो ऑन। लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वही बात है ना, क्वेश्चंस बन के आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो प्रॉपर मैं लिख देता हूं, आप लिख लेना अच्छे से, ax इज इक्वल टू ay इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। और उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ डबल दोनों वे से चलेगा ना, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं x इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ ax इज इक्वल टू ay। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है जी। और खास बात क्या है भाई, ये वाली प्रॉपर्टी तो हर जगह चल रही है, बट ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। ठीक है, सिमिलरली राइट कैंसिलेशन सिर्फ ग्रुप में चलेगा और कहीं नहीं चलेगा, ये प्रॉपर्टी हर जगह चलेगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है, हटा रहा हूं मैं, काफी बार मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, ओके जी। और ये जो मैंने इफ वाली बातें बोली, IFF वाली, तो ये IFF वाली बातें किसमें चलेंगी, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में चलेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स करके ये पॉइंट बोल रहा हूं मैं, है ना। इन दोनों को मिक्स करके हमने ये वाला पॉइंट बोला है, दैट मींस व्हाट, ये सिर्फ ग्रुप में चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, थोड़ा सा और देखो आगे। बिल्कुल बेसिक सी बात है भाई, एकदम बेसिक सी बात है। देखो, अगर मैं आपको कहूं कि ये लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन दोनों मिक्स कर दो, मतलब इन द सेंस, देखो मैं बोलता हूं ax इज इक्वल टू वाई ए इंप्लाइज x इज इक्वल टू वाई। क्या ये बात ठीक है? महा बकवास बात है भाई, ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हो कि बिल्कुल गलत है। लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन को मिक्स नहीं कर सकते, है ना। मतलब इन द सेंस, देखो हम ये तो कह सकते हैं ax इज इक्वल टू ay इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, बात बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट कैंसिलेशन xa इज इक्वल टू ya इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, बात बिल्कुल ठीक है। राइट कैंसिलेशन, अब लेफ्ट और राइट मैंने मिक्स कर दिया, तो ये कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करी, बकवास बात है, नहीं चलने वाला। सिमिलरली xa इज इक्वल टू ay इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, बकवास बात है, नहीं चलने वाला।
ठीक है। ओके, तो मिक्स नहीं करना इनको, बट वही बात है, गेट एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको कंफ्यूजन में वो डाल सकते हैं। देखो वो ऐसे डालेंगे, इन अबेलियन ग्रुप, मैं क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, इन अबेलियन ग्रुप विच इज ट्रू। ओके, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन में बड़ा अच्छा आ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ जी बोलो भाई, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, कौन सा ट्रू होगा? ये दोनों तो आप वैसे टिक लगा दोगे, वही बात है, जल्दबाजी में काम कर रहे होगे, अबेलियन पढ़ना भूल जाओगे तो सारी मुसीबत हो जाएगी। अगर आपने अबेलियन पढ़ लिया तो 2 मिनट सोचोगे और आपके पास आंसर अपने आप से आ जाएगा। बहुत बेसिक सा पॉइंट है। देखो भाई, ax = ay है तो इंप्लाइज x = y, ये तो मैं पता है लेफ्ट कैंसिलेशन, ये मैं पता राइट कैंसिलेशन। ये क्या बना दिया भाई हमने, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो ऐसे बोलो, ax = ay मुझे पता है, और अबेलियन ग्रुप है तो आपको पता है कॉम्यूटेटिव होगा, कॉम्यूटेटिव होगा तो a स्टार b = b स्टार a होगा, तो मैं इसको उल्टा कर सकता हूं, तो a स्टार x = y स्टार a। ठीक है, अरे ये क्या कर दिया हमने, ax = ये था ना, सॉरी सी पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ना, ax = ya था, तो हमने बोल दिया a स्टार x, वही बात है ना, a स्टार x will be equal to y स्टार a। अब हमें पता है अबेलियन ग्रुप कॉम्यूटेटिव होता है, a स्टार b = b स्टार a होता है, तो y स्टार a को मैं a स्टार y बना सकता हूं, हमारा काम खत्म। ठीक है, इसका मतलब ये लॉ भी होल्ड करेगा हमारे पास अबेलियन ग्रुप के अंदर। क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं ax = y मैंने कहा है, और y स्टार a इज नथिंग बट a स्टार y, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग x = y आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको राइट कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, ax = xa कर लो, क्योंकि अबेलियन ग्रुप है, कॉम्यूटेटिव होगा। समझ पा रहे हो? देखो मैं ऐसे भी कह सकता था, a स्टार x = y स्टार a है, तो मैं इस पे इसको उल्टा कर देता है ना, कॉम्यूटेटिव है तो x स्टार a = y स्टार a, तो राइट कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग भी मैं कह सकता था ये ट्रू आएगा, है ना। हाँ जी, तो ठीक है जी, इसको आई थिंक आप समझ पा रहे हो, प्लीज मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इसको भी समझ पा रहे हो, ये भी ट्रू आ जाएगा, है ना। बस वही बात है, तो इसको उल्टा कर लो या इसको उल्टा कर लो, हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान क्या रखना है भाई, अबेलियन ग्रुप में ये चारों के चारों पॉइंट्स एकदम ठीक हैं, तो प्लीज ये सब बातें ध्यान रखना। मैं इसलिए कहता हूं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना। जरा सा भी हेजीनेस है तो आप फंस जाएंगे। वही बात है, थोड़ा सा हेजीनेस होता, अगर मैं ये क्वेश्चन ना पढ़ाता आपको तो शायद आपके मन में थोड़ा हेजीनेस रहता कि ये होंगे कि ट्रू या नहीं होंगे एंड सो ऑन, बट अगर हम पूरा कंप्लीट चीजों को देखते हैं तो कंसेप्ट्स हेजी नहीं रहेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे आपके माइंड पे प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर जाएंगे। बट वही बात है, अगर कंसेप्ट्स इजी हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम महसूस होगी। क्यों? क्वेश्चन देखोगे अनकंफर्टेबल फीलिंग आते ही आपके माइंड में टेंशन शुरू हो जाएगी, और टेंशन शुरू होते ही लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होते ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस जैसे लूज होगा आपका, समझ लेना आपका काम खत्म, है ना। फिर नंबर नहीं आएंगे आप, है ना, नेगेटिव मार्किंग जाएंगे या आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे एंड सो। तो इसलिए कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो। चलो ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन। मैं साइड में होता हूं, आप प्लीज फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करता हूं। ठीक है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 8। अभी शुरू करता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं हटाता हूं इसको और अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 8 पे हम लोग अब जंप करते हैं। ठीक है, ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 है। अच्छा, पहले ना एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ। देखो, कैले टेबल, CAYLEY, कैले टेबल क्या होते हैं भाई? देखो, कैले टेबल कुछ नहीं है, ऑपरेशन टेबल ऑफ ग्रुप। ओके, ऑपरेशन टेबल ऑफ ग्रुप। अगर किसी ग्रुप की मैंने ऑपरेशन टेबल बनाई है उसको हम लोग कैले टेबल कह देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये बोला ABCD और यहाँ स्टार, यहाँ लिखा हमने ABCDBCDA, कुछ भी ऐसे करके हमने कोई टेबल बनाई और मैंने आपको कहा कि कैले टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है जी, ये कैले टेबल कह दिया, तो इनडायरेक्ट सिग्नल है आपके पास कि ये जो हमारे पास गिवन है ये ग्रुप है। ठीक है, तो मतलब कैले टेबल बोलते ही आपको यहाँ पे चेकिंग नहीं करनी कि ये क्लोज है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है ना, कुछ कर आइडेंटिटी है या नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली बोलना है ओके दिस इज अ ग्रुप, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के आगे आंसर करना है आपको। समझ में आ गया? तो ये हिंट है, इनडायरेक्ट आपके पास एक सिग्नल है कैले टेबल बोलते ही कि दिस इज नथिंग बट अ ग्रुप ओनली। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 बताता हूँ। मैंने वैसे अभी तक नाम नहीं लिया था कैले टेबल का, मैंने काफी कुछ आपको ग्रुप्स के बारे में बता दिया, बट वही बात है, जैसे मेरे को नीड महसूस हो रही है मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। ठीक है जी, ओके, चलो हटा दूं मैं इस चीज को। तो कैले टेबल आपको समझ में आ चुका है, इट इज नथिंग बट ऑपरेशन टेबल ऑफ ग्रुप। तो अगर आपको कह दिया गया कि कैले टेबल है
तो ना तो आपको क्लोज चेक करना है, ना ही आपको एसोसिएटिविटी चेक करनी है, ना ही आइडेंटिटी चेक करनी है, ना ही इनवर्स चेक करना है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप से बोल देंगे कि ग्रुप है। हाँ, अब इससे आगे ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते थे कि ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। कैले टेबल इज गिवन, इज दिस अबेलियन ग्रुप और नॉट। तो आप क्या करेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आपके पास गिवन होगा इस चीज को आप चेक कर लेना कि ये मैट्रिक्स की तरह बनेगा ना हमारे पास, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सिमेट्रिक है तो बात बन गई, नहीं तो नहीं, बस खत्म बात। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैले टेबल आएगी तो पूछ सकते हैं कि अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो आपको जो शुरू की 4 प्रॉपर्टी है वो चेक नहीं करनी, आपको सिर्फ 5वीं प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, दैट इज कम्यूटेटिव है या नहीं। समझ पा रहे हो? सीधी सी बात है भाई। मैं एक बार और बोल देता हूँ, कैले टेबल हमारे पास गिवन है और आपसे पूछते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो आपको अबेलियन ग्रुप के लिए क्या क्या चेकिंग करनी पड़ती थी? सबसे पहली बात कि ये क्लोज है या नहीं है ना। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी देखनी पड़ती थी एसोसिएटिव है या नहीं है ना। और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स है या नहीं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी होती थी कॉम्यूटेटिव। याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये चारों चीजें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे कि यस दिस इज अ ग्रुप, कैले टेबल बोल दिया तो दिस इज अ ग्रुप। उसके बाद फिर आपको बस ये कॉम्यूटेटिव चेक करने की जरूरत है। अगर आप कॉम्यूटेटिव प्रूव कर गए, वही बात है, सिमेट्रिक प्रूव कर गए तो बोल देना अबेलियन ग्रुप है, नहीं तो नहीं है। तो शॉर्टकट है, आपको समझा चुका होगा। और सिंपली मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भाई, कैले टेबल देना ये एक इनडायरेक्ट सिग्नल है कि आपके पास जो ऑपरेशन टेबल गिवन है वो ग्रुप की टेबल है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे। चलो ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ गया होगा, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। ये कह रही है कि एवरी रो, अच्छे से लिखते हैं हम लोग, एवरी रो एंड कॉलम इन कैले टेबल, एवरी रो एंड कॉलम इन कैले टेबल हैज नो रिपीटेशन। ठीक है, कहीं पे भी कोई रिपीटेशन नहीं आ सकती, ये बात ध्यान रखनी है आपको। एवरी रो एंड कॉलम इन कैले टेबल हैज नो रिपीटेशन। बहुत सिंपल सी बात है भाई, इसको प्रूव कैसे करें? वही बात है, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपको समझाता हूं भाई, गेट एग्जाम में मत बोलो कि प्रूफ नहीं आएगा, क्यों पढ़ रहे हैं एंड सो ऑन। प्रूफ के बिना आपकी बात दिमाग में बैठेगी नहीं। चीजें अगर कंसेप्ट दिमाग में घुसाने हैं तो प्रूफ आपको चाहिए। तो देखो भाई, मैं इस बात का प्रूफ देता हूं, बहुत सिंपल प्रूफ है, आपको देखते समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कर लो मैंने कोई कैले टेबल बनाई, यहाँ पे स्टार ऑपरेशन लिखा, यहाँ पे ABCD लिखा, हमने लिखा ABCD BCDA CDAB एंड देन DABC, ऐसे करके मैंने एक ग्रुप बनाया है। और मैं इस ग्रुप में आपको क्या कह रहा हूं, वैसे तो थोड़ा याद आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इससे मिलती जुलती बात मैंने कहां करी थी। और मैं इसको आंख बंद करके बोल रहा हूं कि ये ग्रुप है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्यों है ग्रुप। ठीक है, प्लीज मेरे को बताना। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो वही बात है, मैं कंट्रोल कर रहा हूं अपने आप को, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर करें। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाई इट इज अ ग्रुप। ठीक है, क्यों मैं इसको ग्रुप कह पा रहा हूं। हिंट, एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक है किसी के, बस। और मेरे से मत बुलवाओ प्लीज, और मेरे से मत बुलवाओ। बाकी अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये क्या चीज है आइसोमॉर्फिक एंड सो ऑन, प्लीज मेरे को आप बताना। ठीक है, चलो ठीक है, फिलहाल मैं बात करता हूं कि ये हमारा ग्रुप है। देखो, कहीं पे भी कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, ना तो रो वाइज कोई रिपीटेशन नजर आएगी, ना ही कोई कॉलम वाइज नजर आएगी। अब आप मुझे बताओ, अगर रिपीटेशन होती तो क्या गड़बड़ आ जाती? जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे D की बजाय यहाँ पे भी C लिख देता, तो क्या होता? कॉमन सेंस से सोचो, ये C किसके कारण आया भाई? मैं बोल रहा हूं B स्टार B इज इक्वल टू C है। और ये C किस लिए आया भाई? B स्टार C इज इक्वल टू C है। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ना, क्योंकि आप शायद थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। इसको रखो आप वापस से D, मैं कुछ और उठाता हूं। ठीक है यार, छोड़ो इसको, ग्रुप से भी मत उठाओ, सिंपल ऐसे बात कर दो। देखो भाई, मैं कहता हूं कहीं पे किस टेबल के अंदर A स्टार B देखना, वैसे क्या नजर आता है? B नजर आता है। वही बात है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ आएगी आपको समझने में। मैं बोलता हूँ A स्टार B C था, एज्यूम मैं करता हूँ कोई ग्रुप था हमारे पास, उसमें A स्टार B C था। और क्योंकि रिपीटेशन है तो मैं बोल देता हूँ भाई A स्टार D भी C आ रहा था। समझ पा रहे हो? A स्टार B भी हमें C नजर आ रहा था, A स्टार D भी हमें C नजर आ रहा था। ये हमारी एजम्पशन है, कुछ ग्रुप था उसके अंदर ऐसा नजर आ रहा था, मतलब सीधी सीधी बात रिपीटेशन थी। रिपीटेशन थी तो कहां थी भी, आप समझ पा रहे हो भाई? A स्टार B A स्टार D, तो A वाली रो के अंदर हमारे पास रिपीटेशन है, दो जगह C नजर आ रहा है, A स्टार B में भी और A स्टार D में भी C नजर आ रहा है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, मतलब कुछ रिपीटेशन है, देखते नजर आ रहा होगा आपको। अच्छा, तो अब इससे क्या होगा भाई? अगर ऐसी रिपीटेशन है तो मैं क्या कहूंगा भाई, देखो क्योंकि C C बराबर है तो A स्टार B और A स्टार D भी तो बराबर होगा, A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार D, है ना। और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाओ,
कैंसल आउट। और थोड़ा अच्छा बोल तो कैंसिल मत करना, ऐसे बोलना ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार डी, ए इनवर्स स्टार इज नथिंग बट ई स्टार बी इज नथिंग बट ई इनटू ई स्टार डी। तो आप समझ पा रहे हो भाई, बी इज इक्वल टू डी। ऐसे प्रॉपर बोलो बार बार, है ना, कैंसिलेशन लॉ ये सब मत बोलो, मैंने पढ़ा दी तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में बोल दिया, बट करना आपको ऐसे काम है। जितना ज्यादा बेबी स्टेप्स लगाओगे उतनी जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। बार बार बोलता हूँ, ठीक है जी। तो b इज इक्वल टू डी नजर आ रहा है हमें। अब एक बात यहीं से समझो, अगर मैंने आपको बोल दिया b इज इक्वल टू डी है, लेकिन यहाँ पे b और d तो अलग अलग है, b और d सेम थोड़ी है, तो इसका मतलब समझ पा रहे हो कि भाई रो वाइज कहीं पे कोई रिपीटेशन नहीं आ सकती। समझ पा रहे हो, किसी भी रो में कोई भी रिपीटेशन नहीं होगी। अच्छा, व्हाट अबाउट माय कॉलम? आई थिंक आप कॉलम से भी बात समझ पा रहे होगे, है ना। जैसे मैं ऐसे बोलूंगा, ये देखो भाई, वही चीज c स्टार a इज इक्वल टू से b नजर आता है और d स्टार a इज इक्वल टू b नजर आता है। मैंने कुछ अज्यूम कर लिया, तो समझ पा रहे हो कि भाई c स्टार a d स्टार, तो मतलब a हमारा ऐसे चल रहा है ना, a राइट हैंड साइड में, तो ये ऐसे, तो मतलब c स्टार a और d स्टार a ये दोनों जगह b है, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं तो मतलब रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन है मतलब वही बात है, कॉलम वाली साइड रिपीटेशन है, तो आप समझ पा रहे हो कि राइट हैंड साइड b है। तो प्लीज अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिंपली काम करूंगा, c स्टार a इज इक्वल टू d स्टार a, तो हम क्या कहेंगे, ए और ए कैंसिल। आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप से बोलेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ क्यों है, ए स्टार से स्टार करो, ए सॉरी ए इनवर्स से स्टार करो एंड सो ऑन। वो सब प्लीज अब अपने आप करना भाई, प्लीज बार बार मेरे से मत करवाओ, ये सब करना है आपको अच्छे से होमवर्क में, है ना, अच्छे से लिखना। मैं यहाँ करूंगा तो टाइम पास होगा, फिर बोलना ये ई बन गया एंड सो ऑन। बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे काम। ग्रुप थ्योरी इतनी आसान है ना, मैं बताऊं काफी स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगती है, लेकिन मैं बोलता हूं इससे आसान कुछ है ही नहीं। पूरे कंप्यूटर साइंस में आपको ग्रुप थ्योरी से आसान कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतने सिंपल चीजें हैं, वन लाइनर चीजें हैं। ओनली प्रॉब्लम इज आपको चीजें याद रखनी पड़ती हैं, और याद होती नहीं है, जिसके कारण बच्चा परेशान होता है, वो फिर भूल जाता है और फिर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाते और नेगेटिव मार्क्स आते हैं। वन लाइनर आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है ग्रुप थ्योरी, आगे जैसे हम डीप में जाएंगे, एक एक लाइन, दो दो लाइन के क्वेश्चंस होते हैं और एक एक लाइन के प्रूफ है। देख पा रहे हो, जो चीज मैं आपको प्रूव करा रहा हूँ, एक लाइन या दो लाइन, तो मैं वन लाइनर बोलता हूं ग्रुप थ्योरी को। सेट थ्योरी और ग्रुप थ्योरी दोनों को मैं वन वन लाइनर बोलता हूं। क्यों? क्योंकि एक झटके में आंसर आते हैं। दिक्कत क्या है? याद नहीं होते। याद करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया भाई, बार बार नोट्स खोल के बैठोगे पढ़ोगे उसमें दिमाग खराब होगा। बेटर क्या है भाई, यही बेबी स्टेप्स कर लो, क्लास के अंदर सारा काम खत्म करके जाओ ना। 1 घंटे का मेरा लेक्चर है, तो 1 घंटे में सारा काम खत्म करो, बार बार लिखो। आप एक बात ये सोचो, आपने 50-60 बार ये चीजें लिख रही, ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, ए इनवर्स स्टार ए स्टार डी, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई, बार बार लिख लिया, तो बैठ के दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो गई। तो जब भी आप अब 2 महीने बाद भी उठाओगे, एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये तो कभी नहीं बोलोगे ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई होता है। समझ पा रहे हो? कुछ भी बोलोगे, ये सब चीजें आपके दिमाग में फिट रहेंगी, ये चीजें भूलोगे नहीं। जितनी बारी आपने हाथ से चीजें लिखी होंगी ना, वो आप कभी नहीं भूलते, याद रखना मेरी बात। तो इसलिए इन चीजों को लिख लिख के, बार बार लिख लिख के, पेन घिसाओ, जितना घिसाओगे उतनी चीजें दिमाग में घुसेगी आप। ठीक है, चलो ठीक है जी, ओके। तो फाइनली मैं तो अब जल्दी जल्दी काम कर रहा हूं, प्लीज आप अपने आप से अच्छे से करके देखना। हाँ जी, तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ सी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, बाबू जो मत करना राइट कैंसिलेशन, अच्छे से लिखना, सारा काम करना। ठीक है जी, तो फाइनली अगेन वही बात आ गई, सी इज इक्वल टू डी आ गया, तो फिर वही बात में फंस गया। मैं क्या कहूंगा, सी और डी बराबर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सी और डी तो अलग अलग है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। हम कह देंगे कि नहीं जी नहीं, ये दोनों बी नहीं हो सकते। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि भाई, तो ना तो कोई रो में रिपीटेशन आ सकते हैं, ना ही कोई कॉलम में रिपीटेशन आ सकती है। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, अब इसका यूज क्या होगा? गेट एग्जाम में या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि एनी देयर एग्जिस्ट अ रो इन अ कैले टेबल व्हिच हैव रिपीटेशन, है ना, तो बात बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई रो हो ही नहीं सकती कैले टेबल में जिसमें रिपीटेशन हो। या देयर एग्जिस्ट अ कॉलम इन कैले टेबल व्हिच हैज रिपीटेशन, नो, बात एकदम गलत है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ये तो हो गया सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब अच्छे अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना तो देखो मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ। देखो मैंने ये ग्रुप बना के रख रखा है ना आपके सामने, मैं एक बार इस चीज को हटा रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं क्वेश्चन का। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल, जितने कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे इतनी जल्दी चीजों के आंसर आएंगे आपके। ठीक है, हाँ जी, देखो भाई ये हटा दिया, सिंपली आपको ये सब गिवन था और बोल दिया कि ये डैश है, इसमें बताओ क्या एलिमेंट आएगा। कंसिडर अ कैले टेबल, फिल इन द ब्लैंक्स। सिंपल, क्या कहोगे भाई? देखो भाई रिपीटेशन तो होते नहीं है, ए बी सी डी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो डी ए बी सी बच रहा है, लो जी सी भरो, काम खत्म, है ना। कितना आसान काम, सुडोकू जैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वही काम है ये, है ना। बिल्कुल जैसे आपने अखबार में न्यूज़पेपर में सुडोकू वगैरह सॉल्व करते होगे, नंबर्स वगैरह जिसमें भरते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करना है। अब सपोज करो जैसे ये दोनों मिसिंग होते तो आप क्या कर लेते भाई? ठीक है, तो देखो भाई, तो हम क्या कहते हैं, देखो भाई डी और ए आ रखा है, तो बी और सी ये दो चीजें मिसिंग है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स मिसिंग है,
तो एक जगह बी आएगा, एक जगह सी आएगा, तो क्या भरे भाई? आपको याद आ जाएगा कि भाई ना तो रो ना ही कोई कॉलम रिपीट होता है ना? तो रो रिपीट नहीं होती, तभी मैं कह पाया कि बी और सी दो मिसिंग है, तो यहाँ पे बी या सी में से कोई आएगा, क्योंकि डी और ए तो आ चुका है, अब ए या डी में से तो कुछ आने नहीं वाला यहाँ पे, तो बचता क्या है? बी और सी। तो रो रिपीटेशन के हिसाब से मैंने बोल दिया कि रो रिपीट नहीं होती कोई भी, तो इसलिए बी या सी में से कोई एक आएगा। अच्छा जी, अब कहां पे क्या डालना है वो हमें समझ नहीं आ रही। वही बात है, ऑप्शन भी तो गेट एग्जाम ऐसे ही बना के देंगे आपको, ऑप्शन ऐसे बना के देंगे भाई, बी कॉमा सी, है ना? बी ऑप्शन दे देंगे सी कॉमा बी, सी ऑप्शन दे देंगे ए कॉमा सी, डी ऑप्शन दे देंगे डी कॉमा बी। तो इन पे तो आप पहले कांटे लगा दोगे, एक तो रो में ए और डी बैठा है, तो ए और डी आने का तो कोई मतलब नहीं है। अब इनमें आपको कंफ्यूजन पैदा होगी, तो आप कॉमन से गेस कर पाओगे भाई कॉलम भी तो रिपीट नहीं होता, कॉलम में यहाँ पे बी बैठा है ना, तो यहाँ पे तो बी आने नहीं वाला, यहीं पे बी आएगा और यहाँ पे सी आएगा, तो बात खत्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ सुडोकू वाली बात है, ठीक है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को हम कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब फिर वही बात है, अब सपोज कर लो ये तीन नोड होते तो फिर आप क्या कर लेते? ठीक है, तो फिर वही बात है कि देखो भाई डी है हमारे पास, तो अब डी तो आने नहीं वाला, तो क्या क्या है भाई? ए बी और सी, ये तीन एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे ए बी या सी में से कुछ कुछ आएगा, तो कहां पे क्या डालूं वो मेरे को कंफ्यूजन आ रही है। देखो भाई यहाँ पे मैं बोलूंगा बी और सी यहाँ पे आ रखा है, तो बी और सी तो आ नहीं सकता, तो कॉमन सेंस की बात है भाई यहाँ पे ए आएगा। ठीक है जी, अब देखो ए और सी यहाँ आ रखा है, तो फिर वही बात है, ए और सी तो आने नहीं वाला, तो यहाँ पे आएगा बी। रादर ए तो मेरे को बोले नहीं थे क्योंकि ए आ चुका था, तो सी की चेक करना था, तो मैंने देखा भाई सी यहाँ पे बैठा है, तो पक्की बात है यहाँ पे बी आएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग सी कह सकते हैं, बस हमारी बात वही खत्म होगी। देख लो कितना सा, वो सुडोकू वाली बात है, कौन सी एलिमेंट कहाँ डालना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को कि हमें कैसे काम करना है। अब देखो, अब वही बात है, पूरी की पूरी रो गायब होती तो देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया, मैं कोशिश करता हूँ शायद हो जाए, कहीं डायलेमा आ गया तो हम बोल देंगे कि बात नहीं बन सकती, है ना? वही बात है, तो चेक करते हैं अभी। देखो भाई ए बी सी डी चार चीजें हैं हमारे पास, है ना? मतलब यहाँ पे चार में से कुछ ना कुछ आएगा। इनफैक्ट मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि जो यहाँ पे रोज हम लिखते हैं ना, वो हर एक दूसरे की मतलब पहली रो की दूसरी परम्यूटेशन है। मतलब यहाँ पे देखो ए बी सी डी है, तो इनको परम्यूटेशन करके हम लोग यहाँ पे रोज फिल करने की कोशिश करते हैं, है ना? यही होता है परम्यूटेशन, मतलब वो समझ पा रहे हो भाई, रिपीटेशन हमें नहीं करनी, इन्हीं को अरेंज करना है एबीसीडी को। आई थिंक समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो वही चीज हम बस बार बार यूज करते चले जा रहे हैं। चलो ठीक है, खैर जो भी है, चलो छोड़ो। अब हम मेन चीज हमें क्या देखनी है भाई, एबीसीडी चार एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, हमें भरने हैं, तो कहां पे क्या भरे? सीधी सी बात भाई, देखो हमने यहाँ देखा ए बी सी है ना, तो डी मिसिंग है, चुपचाप से यहाँ पे डी भर दिया हमने, समझ गए? हाँ जी, तो यहाँ पे डी आ चुका है, तो अब इस जगह पे ए बी या सी तीन में से कोई चीज आ सकती है। अब देखो भाई बी सी डी आ चुका है, अब यहाँ पे ए या हाँ सॉरी ए ही बचता है ना, सिर्फ बी सी डी आ रखा है, यहाँ पे ए ही रहता है, तो लो जी ए भरो, काम खत्म। यहाँ पे देखो भाई ए सी डी है, क्या मिसिंग है? बी, भरो, काम खत्म। यहाँ पे देखो भाई ए बी, यहाँ पे सी मिसिंग है, भरो, काम खत्म। आई थिंक एक झटके में आंसर आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही चीज है, आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो एक अच्छी बात मैं आपको और दिखाता हूं। सपोज करो कई बार क्या हो सकता है, देखो एक अच्छा मेरे पॉइंट मन में आ रहा है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सब मिसिंग है, सब मिसिंग है, ए टू जेड। ठीक है, और आपसे पूछते हैं यहां पे क्या आएंगे, ये तीन पूछे बस, बाकी सब नहीं पूछे आपसे, सिर्फ ये पूछे ये तीन क्या आएंगे। तो कॉमन सेंस से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो भाई, कोई बात है, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होनी चाहिए। ए बी सी डी है यहाँ पे ए के साथ जब हमने ए स्टार ए करा तो ए आया, ए स्टार बी करा तो बी आया, ए स्टार सी करा तो सी आया, ए स्टार डी करा तो डी आया। इसको समझ पा रहे हो भाई? समझ पा रहे? देखो ए स्टार ए आया है, ए स्टार बी ए आया है, सॉरी ए स्टार बी बी आया है, ए स्टार सी सी आया है, ए स्टार डी डी आया है। आया कुछ समझ? ये लेफ्ट आइडेंटिटी है भाई, ए देखते समझ में आ रहा होगा। और मैंने बताया था लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी सेम होती है ना, क्योंकि एक ही आइडेंटिटी होती है हमारे पास ग्रुप के अंदर। तो ठीक है जी, तो अब वही बात आएगी, राइट आइडेंटिटी सेम होती है, तो राइट आइडेंटिटी किससे समझ में आएगी भाई? कॉलम से समझ में आएगी। तो हम बोलेंगे कि बी स्टार ए, देखो मैं से बोलूंगा ए स्टार ए इज इक्वल टू ए आया है, तो बी स्टार ए, सी स्टार ए, डी स्टार ए। बताओ भाई, बड़े आराम से आपके पास आंसर आएगा। अब क्योंकि राइट आइडेंटिटी थी, सॉरी लेफ्ट आइडेंटिटी थी, तो राइट आइडेंटिटी भी तो होगी, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, काम खत्म, बस खत्म। तो आप जल्दी जल्दी करेंगे तो ऐसे बोलेंगे भाई ए बी सी डी एस टी आया ना, तो यहाँ पे भी ए बी सी डी आएगा, हम एक झटके में भर के आंसर निकाल सकते हैं। आई थिंक समझ में आएगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही बहुत बड़ा फायदा है भाई, जो मैंने आपको समझाया कि ना तो रो रिपीट होते हैं, ना ही कॉलम रिपीट होते हैं। और आए हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, जब मैं प्रॉपर्ली सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे डिस्कस करूंगा। बहुत क्वेश्चन है ऐसे, फिल इन द ब्लैंक्स करके, ये बताओ यहाँ पे क्या एलिमेंट होगा एंड सो ऑन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
चलो ठीक है जी, दैट्स इट, मैंने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी कंप्लीट हुई, एवरी रो एंड कॉलम इन कैले टेबल हैज नो रिपीटेशन। ठीक है, अच्छा जी, चलो ठीक है, मैं साइड में होता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करता हूँ। ठीक है, आई थिंक किया होगा आपने नोट डाउन, हटाता हूं मैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात ना मेरे मन में और आ रही है, मैं आपके साथ वो भी अच्छे से डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हेजीनेस माइंड में रहे, आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए। देखो भाई, ध्यान रखना है हमें, ये एक प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप है। प्रॉपर्टी क्या कह रही है ये, कि एवरी रो एंड कॉलम इन कैरे टेबल हैज नो रिपीटेशन। तो याद रखना आपको, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो प्रॉपर्टी हमेशा नेगेटिव सेंस में अप्लाई की जाती है, पॉजिटिव सेंस में नहीं की जाती। प्लीज ये बात ध्यान रखना। इसका मीनिंग क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एप्लीकेशन नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है, मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर किसी रो या कॉलम में रिपीटेशन है तो मैं बोलूंगा कि वो कैले टेबल नहीं है, मतलब जो ऑपरेशन टेबल आपको गिवन है वो ग्रुप की नहीं है। बट अगर रिपीटेशन ना हुई तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो ग्रुप है या नहीं है। समझ पा रहे हो? देखो मैं सिंपली इतना कहना चाह रहा हूं, नेगेटिव सेंस बात समझ में आई ना? नेगेटिव सेंस का मतलब क्या हुआ, नहीं हुई प्रॉपर्टी ट्रू, मतलब ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है मतलब इन द सेंस रिपीटेशन है ना? ट्रू कब नहीं होगी, जब मैं बोलूंगा कि किसी रो या किसी कॉलम में रिपीटेशन है। तो अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हुई, सॉरी ये प्रॉपर्टी अगर फॉल्स हुई, तो मैं क्या कहूंगा, भाई ग्रुप नहीं है वो। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हो गई, मतलब किसी रो या किसी कॉलम में रिपीटेशन नहीं नजर आई, तो मैं उसको ग्रुप कह भी सकता हूं और नहीं भी कह सकता। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पॉइंट है, आराम से पेशेंस से समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ एक बार और रिपीट करता हूं, आराम से समझने की कोशिश करना। मैंने बोला है कि हमेशा जब भी कोई भी प्रॉपर्टी की आप बात करेंगे, वो हमेशा नेगेटिव सेंस में चलती है, वो पॉजिटिव सेंस में नहीं चलती। नेगेटिव सेंस इन द सेंस कि अगर ये प्रॉपर्टी मेरी फॉल्स हुई तो मैं बोल दूंगा भाई जो हमारे पास ऑपरेशन टेबल गिवन है वो ग्रुप नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी मेरी ट्रू हो गई तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। वो हो भी सकती है ट्रू, मतलब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो वही बात है, नेगेटिव सेंस में अप्लाई करना। नेगेटिव सेंस में मतलब नहीं है ग्रुप, हम ये प्रूव कर पाएंगे इस प्रॉपर्टी से, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ग्रुप है। समझ पा रहे हो? हम क्या प्रूव कर पाएंगे, ग्रुप नहीं है विद दिस प्रॉपर्टी। और कैसे, नेगेटिव सेंस में, मतलब ये प्रॉपर्टी फॉल्स तो ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू आ गई तो ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लो अगर आपको फिर भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आ रही है तो, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मैं ना लॉजिक की भाषा में भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लॉजिक की भाषा में देखो मैं इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखूंगा, वही बात है, जहां कंफ्यूजन आए ना, लॉजिक लगा लो, एक झटके में आपके पास आंसर आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं आएगी बिल्कुल। लॉजिक से देखो मैं कैसे प्रूव करता हूं। एवरी रो एंड कॉलम इन कैरे टेबल हैज नो रिपीटेशन। तो मैं बोलता हूं कि ग्रुप, इन अ ग्रुप ना, एवरी रो एंड कॉलम हैज नो रिपीटेशन, तो मैं बोलूंगा ग्रुप इंप्लाइज नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन इन रो एंड कॉलम, ठीक है। हम सिंपली बोलेंगे कि इफ ग्रुप देन नो रिपीटेशन इन रो एंड कॉलम। ये लॉजिक की भाषा में मैंने इसको लिख दिया। आई थिंक समझ पा रहे होगे, मैं बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। लॉजिक वॉजिक नहीं आता आपको तो प्लीज मेरी पहले लॉजिक की प्लेलिस्ट देख लो, मैं ऐसे बार बार चीजों को रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबा होगा, कुछ नहीं, ठीक है जी। तो मैंने बताया क्या चाहिए कि ग्रुप है अगर तो नो रिपीटेशन इन रो एंड कॉलम। आई थिंक आप इस प्रॉपर्टी की सेंस निकाल पा रहे हो, यही निकलेगी। इसका कन्वर्स देखना, इसका कन्वर्स क्या होगा भाई, नो रिपीटेशन इन रो एंड कॉलम इंप्लाइज ग्रुप। मैं ऐसे कैसे बोल दूं भाई, इंप्लीकेशन वाली बात है, तो इसका कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं कैसे बोल दूं, है ना। तो इसलिए हमने इस पे बिग क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मतलब अगर रिपीटेशन नहीं है रो या कॉलम में तो हम उसको ग्रुप कह दे, मैं ऐसे नहीं कह सकता भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। बट अगर वो ग्रुप है तो इस बात की कंफर्मेशन है कि नो रिपीटेशन इन रो एंड कॉलम, ठीक है। अच्छा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन देखो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन क्या होगा भाई, नॉट कर दो दोनों तरफ, है ना, और उल्टा कर दो। हाँ जी, तो नो रिपीटेशन इन रो एंड कॉलम, तो हम क्या बोलेंगे, रिपीटेशन इन रो एंड कॉलम, मतलब कहीं ना कहीं रिपीटेशन है। रफली लिख रहा हूं मैं, रिपीटेशन इन रो एंड कॉलम, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लिखे तो प्रॉपरली अगर मैं इसका नोट करूंगा तो बोलेंगे ना रिपीटेशन इन रो और कॉलम, है ना। सिंपल वही बात है, थोड़ा सा लॉजिक, मैं ज्यादा टेक्निकल घुसना चाहता नहीं हूं, लेकिन फिर भी ना करते करते मैं घुस ही जाता हूं। इस स्टेटमेंट का नोट क्या होगा भाई, नो रिपीटेशन रो एंड कॉलम, मतलब क्या होगा इसका नोट, कहीं ना कहीं कोई रिपीटेशन है रो या कॉलम में, तो इसलिए हमने बोल दिया रिपीटेशन इन, या प्रॉपर लिखो तो देयर एग्जिस्ट रिपीटेशन इन रो और कॉलम, किसी ना किसी जगह पे कहीं ना कहीं कोई रिपीटेशन है, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, नॉट अ ग्रुप,
आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो देयर एग्जिस्ट रिपीटेशन इन रो एंड कॉलम इंप्लाइज नॉट अ ग्रुप, वो ग्रुप नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैंने बोला था नेगेटिव सेंस में ये प्रॉपर्टी यूज होगी। तो इस प्रॉपर्टी को लॉजिक स्टाइल में मैंने आपको लिख के दिखा दिया, नेगेटिव सेंस में भी समझा दिया कि देयर एग्जिस्ट रिपीटेशन इन रो एंड कॉलम मतलब ये प्रॉपर्टी फॉल्स। ये प्रॉपर्टी फॉल्स हम सिंपली क्या कहेंगे भाई, हमारे पास कंक्लूजन आता है बड़ा अच्छा कि ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये है नेगेटिव सेंस में यूज करना। और पॉजिटिव सेंस में यूज करने का मतलब क्या होता कि एवरी रो एंड कॉलम, अगर ये देखो पॉजिटिव सेंस ये होता नो रिपीटेशन इन रो एंड कॉलम इंप्लाइज ग्रुप ना, ये बात तो बिल्कुल गलत है भाई, मैं कैसे बोल दूं, है ना, क्योंकि ये बात ट्रू है कि ग्रुप इंप्लाइज नो रिपीटेशन इन रो और कॉलम। तो अगर वो ग्रुप है तो रिपीटेशन नहीं हो सकती रो और कॉलम में। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। तो ठीक है, दैट्स इट। तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज देख लिया है, अच्छा जी, और हमने आपको एप्लीकेशन भी दिखा दिए हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, उसके बाद आप मैं देख लूंगा आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है, हाँ जी। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे आपको क्या क्लियर करने की कोशिश करी है। तो याद रखना हमेशा, ये बहुत बेसिक सी बात है भाई, आगे टीओसी में भी हमने बहुत कुछ पढ़ना है, प्रॉपर्टीज में बोलता रहूंगा। तो हमेशा आपको याद रखना भाई, प्रॉपर्टी हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होगी, पॉजिटिव सेंस में नहीं होगी। मतलब नेगेटिव सेंस में यूज करने का मतलब अगर प्रॉपर्टी फॉल्स तो हमारी जो भी कंक्लूजन है वो फॉल्स है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी ट्रू हो गई तो मैं फिर अपनी कंक्लूजन के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। चलो ठीक है जी, अब आ जाओ एक क्वेश्चन पे। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि इन ऑपरेशन टेबल of algebraic structure we have no repetition in row and column, then this means A, ठीक है, प्रॉपर लिख लेता हूं, then this means A, this is a group, या AS is group, AS is group, B option AS is not a group, C option AS may or may not be group, और D option none। बताओ भाई क्या टिक लगाओगे, AS may or may not be group। ये कोई बात, अभी मैं कोशिश करता हूँ आराम से लिखने की, लेकिन मैं लिख नहीं पाता हूँ, may or may not be group और नन। बताओ किस पे टिक लगाओगे। इन ऑपरेशन टेबल ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वी हैव नो रिपीटेशन इन रो एंड कॉलम, देन दिस मींस व्हाट। मैंने अभी आपको समझाया, नो रिपीटेशन मतलब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, थोड़ी बोलना है एएस इज नॉट अ ग्रुप। मैं जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था बच्चे इस पे टिक लगवा देते थे कि नॉट अ ग्रुप, मैं ऐसे कैसे कहता हूं नॉट अ ग्रुप, मैं बोलूंगा मे और मे नॉट बी, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको पहले फटाफट नोट डाउन कर लो, कर लिया, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन ऑपरेशन टेबल ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वी हैव रिपीटेशन, ठीक है, वी हैव रिपीटेशन इन रो और कॉलम, देन दिस मींस AS इज ग्रुप, AS इज नॉट अ ग्रुप, AS may or may not be group और none। तो अब आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप किस पे टिक लगेगा भाई, AS इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। तो वही बात है, नेगेटिव सेंस वाली बात, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को। चलो ठीक है, बस इस क्वेश्चन के बाद अब हम कहेंगे कि हमारी ये जो प्रॉपर्टी है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है। चलो ठीक है जी, अब हम आते हैं अपनी 9th प्रॉपर्टी पे। हटा दूं, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, हाँ जी। अब आ जाओ 9th प्रॉपर्टी पे। 9th प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इक्वेशन इन अ ग्रुप, प्रॉपरली हम लिखते हैं इन अ ग्रुप, इक्वेशन ax is equal to b and ya is equal to b have unique solutions, unique solutions। ये सब चीजें मैं आपको लीनियर अलजेब्रा में भी दिखाऊंगा, a स्टार x is equal to b solve for x, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वहां पे भी देखेंगे। तो इसलिए मैंने इसी से मिलती जुलती यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना आए। कल को जब मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में टेंशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ओके जी। तो हमने ये बोला आपको कि इन अ ग्रुप इक्वेशन ax is equal to b and ya is equal to b have unique solution। हाँ जी, बात एकदम ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगी, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताई है। हाँ जी, तो देखो भाई वही बात है, प्रूव कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है भाई, हम बोलेंगे a स्टार x is equal to b है, ठीक है। तो वही बात है, x की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई आप लोग, a इनवर्स स्टार a, तो बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, a इनवर्स स्टार b, तो a इनवर्स स्टार a विल बी नथिंग बट E ओनली, हम क्या E स्टार एक्सिस x ओनली, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार b। अब आप मुझे बताओ a इनवर्स ग्रुप को बिलोंग करेगा, है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ग्रुप है हमारे पास G, स्टार, तो मैं क्या कहूंगा भाई a इनवर्स बिलोंग टू G, b आल्सो बिलोंग टू G,
तो पक्की बात है ए इनवर्स स्टार बी दैट विल आल्सो बिलोंग टू जी। और पक्की बात है ये कोई सिंगल एलिमेंट होगा, याद है ना आपको। स्टार क्या है भाई, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता था, फंक्शन होता था। कहां से कहां पे, जी क्रॉस जी से जी पे एक प्रॉपर फंक्शन होता था। फंक्शन होता था तो यूनिक आउटपुट मिलेगा, दो आउटपुट नहीं मिलेंगे, तो पक्की बात है। और मिलेगा भी एग्जैक्टली एक, दो भी नहीं मिलने वाले, तो आउटपुट यूनिक मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली एक आउटपुट मिलेगा। एग्जैक्टली एक आउटपुट का मतलब एग्जैक्टली एक एलिमेंट मिलेगा जी को बिलोंग करता हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ए इनवर्स स्टार बी विल ऑलवेज बिलोंग टू जी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी जो हमने कहा है, तो समझ पा रहे हो ना। तो x की वैल्यू हमारे पास एक यूनिक आएगी, ठीक है। और अच्छा बोले तो एग्जैक्टली एक आएगी, एग्जैक्टली वन। तो ax इज इक्वल टू बी को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व फॉर x, रादर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब कराया भी था, है ना, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं। तो a स्टार x विल बी इक्वल टू b, तो x विल बी इक्वल टू a इनवर्स b। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सॉल्व भी कराया था ये सब कुछ, और हमने यहाँ पे ये भी समझ लिया। अगर आ गया ना, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, सीधी सी बात है, आप यहाँ से तो सॉल्व करके x की वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन है, एंड सो ऑन। ये सारी कहानी लीनियर अलजेब्रा में है कि मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। यूनिक सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन है ना, तो वो सब चीजें हम आगे आराम से डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, वहां आराम से बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा में। तो वही बस मैंने लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया और कुछ नहीं। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। फाइनली हम लोग क्या कहेंगे, यस इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और अच्छा बोले तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सिमिलरली आई थिंक मेरे को बोलना नहीं चाहिए, y स्टार a इज इक्वल टू b है अगर, तो हम क्या बोलेंगे भाई, y स्टार a इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू b स्टार a इनवर्स। तो a स्टार a इनवर्स नथिंग बट e ओनली, तो y विल बी इक्वल टू b स्टार a इनवर्स। काम खत्म हमारा, ठीक है। आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा आपको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे y की वैल्यू भी यूनिक आएगी। तो a स्टार x इज इक्वल टू b या y स्टार a इज इक्वल टू b, वी विल हैव यूनिक सॉल्यूशन इन बोथ द केसेस, ठीक है। बट किसमें, ग्रुप में, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ग्रुप में। अगर ग्रुप में ना कहता, सपोज करो मैं मोनोइड कह देता, तो भाई मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता यहाँ पे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बड़ी अच्छी बात बताऊंगा आपको। देखो भाई, a स्टार x इज इक्वल टू b है, मैं अब मोनोइड का केस डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा चलो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं मोनोइड की बातें करता हूं। ऐसे मत करो, सारा मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, कर लो नोट डाउन आराम से, कर लिया। चलो अब मैं आराम से लिखता हूँ सब बातें। मैं पूछता हूँ आपसे, मोनोइड में क्या हालचाल होगा, बताओ भाई मोनोइड में क्या होगा। a स्टार x इज इक्वल टू b मैंने बोल दिया, क्या मैं मोनोइड में ये बोल दूं x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स स्टार a, ये सब कर दूं ऐसे? नहीं, क्यों? इनवर्स की गारंटी कहां से लाऊंगा मोनोइड में? मोनोइड में तो सिर्फ आइडेंटिटी की गारंटी है, इनवर्स की कोई गारंटी नहीं है। इनवर्स की गारंटी तो ग्रुप बन जाता है। तो a इनवर्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फाइनली मैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b ऐसा कह ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरे को a इनवर्स पे ही खतरा है, मेरे को पता ही नहीं है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, याद रखने आपको, मोनोइड के केस में या हो सकता है कि नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन मिले ही ना, मतलब इन द सेंस a स्टार x इज इक्वल टू b मैंने कहा है, तो ऐसे समझो भाई ऑपरेशन टेबल हमने बनाई होगी, मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं। स्टार होगा यहाँ पे a b c d ऐसे कर करके कुछ कुछ लिखा हुआ होगा हमने, है ना। तो ये a स्टार, ये चलो इसको मैं x मान लेता हूँ, या ये छोड़ो, ऐसे ऐसे मत बोलो, a b c d यहाँ पे था, तो मैं एक एक करके सबको x मान के देखूंगा। x की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो हम यहाँ से किसी को भी x मान सकते हैं। तो मैंने पहले a को x मान के देखा, a स्टार a देखा, मेरे को यहाँ b नजर नहीं आया, ठीक है। फिर मैंने a स्टार b करके देखा, x की वैल्यू मैंने b मान ली, सपोज कर लिया, क्योंकि x इज ए वेरिएबल, तो इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो मैंने a स्टार b देखा, तो यहाँ पे भी b नजर नहीं आया। फिर a स्टार c देखा, यहाँ पे भी b नजर नहीं आया, और यहाँ पे a स्टार d देखा, तो यहाँ पे भी b नजर नहीं आया। मतलब ऐसे कुछ था, मैंने बोल दिया, सपोज कर लो आ रहा था यहाँ पे से a c c d ऐसे करके कुछ था। तो मतलब मैंने सारी जगह चेकिंग करके देख ली, मेरे को भी कहीं नजर नहीं आया। दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ मोनोइड, प्लीज ये बात याद रखना। तो मतलब a स्टार x इज इक्वल टू b, कि हम बोले कि x के लिए हम लोग सॉल्व करें तो नो सॉल्यूशन मिले, दिस इज पॉसिबल इन मोनोइड। बट ग्रुप में मैंने क्या बताया, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कभी पॉसिबल नहीं होगी ग्रुप में, बट नो सॉल्यूशन मोनोइड में पॉसिबल है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद मल्टीपल सॉल्यूशंस भी आ सकती थी। मल्टीपल सॉल्यूशंस इन द सेंस, मैं एक बार इसको हटा दूं, नोट कर लिया होगा आपने। हाँ जी, तो मैं ऐसे भी हो सकता था, यहाँ पे बी नजर आता, यहाँ पे भी बी नजर आता, यहाँ पे ए और यहाँ पे डी, ऐसे करके मैंने कुछ समझ लिया। हाँ जी, तो मैं क्या कहूंगा भाई, ए स्टार ए, चलो कोई नहीं, ये ए स्टार ए आपको थोड़ा दिक्कत में डाल सकता है, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे से ए, यहाँ पे डी, ऐसे करके कुछ मान, फर्क कुछ नहीं पड़ता, बट वही बात है, समझ जाने में मेरे को दिक्कत आएगी कुछ नहीं, इसलिए मैंने मान लिया ऐसे। हाँ जी, तो मैं क्या कहूंगा भाई, ए स्टार बी भी बी आ रहा है, ए स्टार सी भी सी आ रहा है।
तो मतलब x की दो दो वैल्यू है भाई, b और c दोनों के केस में हमारे पास b निकल के आया। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसका नो सोल्यूशन भी आ सकती थी, मोर देन वन सोल्यूशन भी आ सकती थी, मोर देन वन सोल्यूशन भी आ सकती थी। कब आ सकती थी? इस टाइप का सिनेरियो। तो अब आपको लगेगा भाई रिपीटेशन कहां से आएगी, रिपीटेशन तो आते नहीं। अरे भाई ये सब बकवास बातें मैंने आपके साथ ग्रुप में करी हैं, रिपीटेशन नहीं होती, प्लीज ऐसे बात मत करो मेरे साथ। मोनोइड के केस में रिपीटेशन आ सकती है, और सिंपल बात है, मैं ऐसे कहूंगा, देखो एक बार चीज को हटाऊं, कोई बात है एक एक लाइन की चीजें, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एकदम ऐसे देखो, ऐसे फंस जाओगे, मिंगल अप हो जाएंगे, सारी सारी चीजें इतनी इंटरलिंक फैशन में आ जाएंगी और आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो प्लीज ध्यान से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपके साथ ग्रुप में ये कहा था कि रो में रिपीटेशन नहीं होती, मोनोइड के केस में रो में रिपीटेशन आ सकती है भाई, कौन रोक रहा है? देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक बार चीज को हटाऊं, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, क्या दिक्कत है? आप बोलोगे कि सर आपने ऐसे कैसे कह दिया, a स्टार b इज इक्वल टू बी है और a स्टार c इज इक्वल टू बी है, तो आप कहोगे कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार c, है कि नहीं? तो फिर ये सर आपने कैसे कह दिया है ना, मतलब देखो मैंने ऐसे बोला है a स्टार b इज इक्वल टू b था और a स्टार c ना, हाँ सॉरी, a स्टार b था और a स्टार c भी b था, तो a स्टार b इज इक्वल टू a स्टार c, तो a लेफ्ट कैंसिलेशन और लगा और b इज इक्वल टू c आ गया। अरे भाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमने ग्रुप में पढ़ा है, मोनोइड में कहां से आ गया? इसलिए मैं आपको कह रहा था बार बार किसी से रटो मत, रटोगे तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। इसलिए प्लीज ध्यान रखना, ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना होता, ऐसे नहीं काटना होता, आप प्रॉपर बोलो हर एक एक बात का प्रूफ। अब आपको समझ में आएगा मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं एक एक बात पे आपको समझाने के लिए। अभी शायद आपको ट्रिवियल लग रहा होगा, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है, नोट्स बनाया तो आपको बहुत ट्रिवियल लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपको ये बातें बहुत अच्छी और बहुत ब्यूटीफुल लग रही होंगी। कारण यही है कि चीजों को रटा जाता है तो दिक्कत आती है। अब देखो इसलिए मैंने आपको ये जो लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन है, जो 8th प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है, ये फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई थी मैंने, आपको शुरू में बता देता तो आपको वही दिमाग में घुसी रहती और आप यहाँ पे कैंसिल करके बोलते थे कि लेफ्ट कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग बी और सी बराबर है ना। आपको ऐसे बोलना था, यहाँ पे प्रॉपर कैसे बोलना था, आपको ऐसे कहते कि नहीं जी नहीं, ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी, और फिर आप बोलते ए इनवर्स स्टार ए ई होता है इसलिए बी इज इक्वल टू जाएगा, और फिर इमीडिएटली आपके दिमाग में घंटी बज जाती है कि ए इनवर्स कहां से आ गया जी, ए इनवर्स तो मेरे पास है ही नहीं, मोनोइड के केस में मैं गारंटी दे ही नहीं सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे बी और सी बराबर नहीं कह सकते। मतलब ये चीज चल सकती है मोनोइड में, ये इसमें कोई मनाही नहीं है आपको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मोर देन वन सॉल्यूशन इज आल्सो पॉसिबल, और इनफैक्ट अगर हम ax इज इक्वल टू बी देख रहे थे तो हो सकता था यहीं पे भी नजर आ जाता और कहीं भी नजर ना आता, मोनोइड में हो सकता था ना, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन भी पॉसिबल थी। और सब कुछ छोड़ो, ऐसे बोलो ग्रुप क्या है, एक स्पेशल मोनोइड ही तो है। एवरी ग्रुप इज मोनोइड बट एवरी मोनोइड इज नॉट अ ग्रुप, तो क्योंकि ग्रुप एक स्पेशल टाइप ऑफ मोनोइड ही है तो मैं बोल सकता हूं मोनोइड में यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकती है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन भी आ सकती है, मोर देन वन सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, मतलब कुछ भी पॉसिबल है। मोनोइड के केस में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ग्रुप के केस में हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आएगी। आई थिंक आप समझ गए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रॉपर्टी को भी आपको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से याद रखना है कि इन अ ग्रुप इक्वेशन ax is equal to b and y is equal to b have unique solution, बट अगर ग्रुप वर्ड मिसिंग है, मोनोइड कह दिया, कुछ और कह दिया, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, कुछ नहीं पता दिया, हमें यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकती है, मोर देन वन सॉल्यूशन भी हो सकती है और नो सॉल्यूशन भी हो सकती है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक और मेरे मन में बड़ी अच्छी बात आ रही है, प्लीज थोड़ा सा मेरा साथ निभाना, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। अगर मैंने बोल दिया ना आपको नो सॉल्यूशन का इनडायरेक्टली मतलब ही यही आ रहा है कि मोर देन वन सॉल्यूशन आ सकती है। समझ पा रहे हो? इनडायरेक्टली मीनिंग लग रहेगा कि बिल्कुल उल्टी बात है, लेकिन इनडायरेक्टली मीनिंग पता है ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो भाई, आज मैंने ax इज इक्वल टू b का ऐसा समझो, देखो मैंने, अगर हम मानते हैं कि हमारे पास ग्रुपॉइड है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो है ही है, क्लोज ना हो तो ये चीज हम मतलब लेते ही नहीं है। हमारी मैथमेटिक्स के केस में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा था ना कि क्लोज ना हो तो भी चलता है, ग्रुपॉइड में हमें क्लोज तो चाहिए। क्लोज की सबसे अच्छी बात ये है, सपोज कर लो, देखो ऐसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। हम अर्थ पे हैं और अर्थ के एलिमेंट्स की बातें कर रहे हैं, हमने दो अर्थ के एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट कराया और कोई एलिमेंट ऐसा निकला जो कि मार्स पे एग्जिस्ट करता है, अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर फायदा क्या है उस चीज का? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि क्लोज वाली बातों की ही ज्यादा
फायदा है मैथमेटिक्स में, जो चीज क्लोज ही नहीं है हम उसकी बात करते ही नहीं है। मतलब हमने दो चीजों, ऐसे केमिस्ट्री में समझ लो दो केमिकल्स को रिएक्ट करवाया और एक ऐसा केमिकल निकला है जो आपके स्कोप के ही बाहर है, जिसका कोई यूज ही नहीं है, तो फिर हम ऐसे केमिकल्स को रिएक्ट ही नहीं करवाएंगे। तो बिल्कुल वही चीज है, हम ऐसे नंबर्स की बातें ही नहीं करेंगे या ऐसी चीजों की बातें नहीं करेंगे जिनको हम आपस में कुछ ऑपरेशन लगा करके उस ग्रुप से या यू कैन से उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से ही बाहर निकल जाए। हम ऐसा काम नहीं करते, जनरली हम लोग ग्रुपॉइड लेके ही चलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी तो है, मतलब हमारे पास ग्रुपॉइड तो है। उस केस में अगर ऐसे समझो, नो सॉल्यूशन मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब क्लोज तो है, क्लोज तो मतलब एबीसीडी के अलावा मैं कुछ नहीं लिख सकता। तो अगर मैंने आपको कहा नो सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो रिपीटेशन जरूर हुई है। मतलब सपोज कर लो अगर मैं आपको ऐसे कह देता ये ACCD है ना, रिपीटेशन आई है, तभी तो मैंने कहा ना कि बी इसमें मिसिंग हुआ है। अगर इसमें बी मिसिंग ना, मतलब हर एक एलिमेंट होता, ABCD है, चार चॉइसेस हैं आपके पास, चार चॉइसेस हैं तो ABCD के अलावा आप कुछ और नहीं भर सकते। तो यहाँ पे ए कुछ भी जैसे जो आपका मन करे आप भर लेना, मैं इसमें मना ही नहीं कर रहा, जो भी आप लोग भरोगे। खास बात क्या है कि अगर आपने रिपीटेशन नहीं करी तो पक्की बात है कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा, इस बात को पकड़ लो। अगर आपने रिपीटेशन नहीं करी तो कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा, हर एक एलिमेंट एक एक बार जरूर आया होगा। इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन आया है, इसका मतलब मेरे को यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग मिला है। और अगर मेरे को कोई एलिमेंट मिसिंग मिला है तो इनडायरेक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ऐसे समझो, देखो ax = b मैंने कहा नो सॉल्यूशन निकला है। अगर नो सॉल्यूशन निकला है तो पक्की बात है कहीं ना कहीं मोर देन वन सॉल्यूशन भी जरूर निकलेगा। ये पॉइंट बड़ा माइन्यूट और प्लीज कोशिश करो समझने की। दोबारा से बोलता हूं, नो सॉल्यूशन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, मोर देन वन सॉल्यूशन इज आल्सो पॉसिबल। कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं कि वहीं, कहीं ना कहीं जरूर पॉसिबल है। वहां तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक जगह मैंने बोल दिया नो सॉल्यूशन है तो वहीं पे मोर देन वन सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा भाई। मैंने बोल दिया कि x = b का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो यहीं कैसे बोल दूंगा कि मोर देन वन सॉल्यूशन होगा। तो मैं कह रहा हूं कहीं और, है ना, कहीं और मोर देन वन सॉल्यूशन जरूर आएगा। तो मतलब ax = b के लिए मेरे को नो सॉल्यूशन मिला है तो ax = c के लिए मोर देन वन सॉल्यूशन जरूर होगा। ये यहीं पे हमने जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। समझाया? आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। देखो सीधी सी बात है, एक बार और मैं बोलता हूं, देखो यहाँ पे चार चॉइसेस है मेरे पास, ए बी सी डी के अलावा मैं यहाँ पे कुछ ABCD के अलावा मैं और कुछ नहीं भर सकता क्योंकि हमने क्लोज माना है, तो हमने कुछ कुछ भरा। अब मैं कहता हूं कि मैंने बी नहीं भरा। अगर मैंने बी नहीं भरा है तो बी के अलावा ए सी या डी को किसी ने किसी को तो रिपीट किया होगा, क्योंकि खाली तो छोड़ नहीं सकते हम यहाँ पे, है ना। तो आई थिंक समझ पा रहे हो, मैं से ज्यादा मत लो, आपको क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ज्यादा नहीं मैं बोलता। ओके, तो आई थिंक हमें 9th प्रॉपर्टी भी क्लियर हो चुकी है। और चलो ठीक है, मैं साइड में होता हूँ, उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जंप करेंगे, 10th प्रॉपर्टी पे। ठीक है, हट रहा हूँ मैं। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी नंबर 10th पे जंप करेंगे। 10th प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है ना, रिपीटेशन है राजा, और कुछ नहीं है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक्चुअली हमने वो प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करी भी हुई है, ओके, बट स्टिल थोड़े अलग एंगल से, अलग तरीके से मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ओके, देखो भाई प्रॉपर्टी नंबर 10th क्या कह रही है। ओके, अच्छा, तो देखो ये क्या कह रही है कि इन कैले टेबल if identity element E appear in off diagonal position, then its mirror image position E must appear। बहुत रफली लिखा है, प्लीज मैं एक बार फटाफट से पढ़ देता हूं। मैंने क्या बोला है, इन कैले टेबल इफ आइडेंटिटी एलिमेंट E appear in off diagonal position then its mirror image position E must appear। ठीक है, उसकी मिरर इमेज पोजीशन पे भी E आना चाहिए। मतलब इन द सेंस, देखो जब मैं इसको थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रादर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो भी रहा होगा आपको, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो भाई, ये हमने लिखा ABCD, यहां बोला ABCD, ठीक है। अच्छा, ऑफ डायगोनल पोजीशन में मैंने कहा है ना, तो ये B*C मैंने बोल दिया E है अगर, ठीक है। हाँ जी, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पास, है ना। तो ये देखो जैसे ये AA, ये BB, ये CC और ये DD, ठीक है, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। उसकी मिरर इमेज पोजीशन पे देखना भाई, देखो B*C हमें E नजर आया है, तो मिरर इमेज क्या होगी भाई, C*B। तो C*B
हमारे को यहाँ पे ई नजर आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब किसी जगह पे ऑफ डायगोनल जगह पे ई नजर आया तो उसकी मिरर इमेज पोजीशन पे भी ई नजर आना चाहिए। ये है प्रॉपर्टी, मैंने सिंपली लिख के दिखाई। वही बात है, गेट में घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इसलिए अगर आपको याद आ रहा हो मैंने ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। कौन सी है भाई? ये प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रीवियस वीडियो में चेक करो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ 6 प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। प्रॉपर्टी नंबर 5 यही थी भाई, मैंने आपको समझाया था ए स्टार बी अगर ई है तो बी स्टार ए ई होगा। रादर इफ एंड ओनली इफ तरीके से मैंने आपको सिखाया था, इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है, बस घुमा फिरा के मैंने इस तरह से लिख दी कि ऑफ डायगोनल पे ई है तो फिर हम कहेंगे कि उसकी मिरर इमेज पे भी ई होगा, एंड सो ऑन। ये आ जाएगी ना क्वेश्चन, गेट एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखते ही आपको समझ आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ वन लाइनर, एक एक लाइन की बातें देख रहे हो कितनी आसान है। ग्रुप थ्योरी बहुत आसान है, थोड़ा सा बस आपको बार बार चीजें पढ़नी है, और अगर पढ़नी भी नहीं है बार बार, जैसे मैं लेक्चर में बार बार बोल रहा हूँ ऐसे ही आप बार बार लिखते जाओ, बस पेन घिसाओ, जितने ज्यादा पेजेस भरोगे, जितने ज्यादा पेन घिसाओगे उतनी अच्छे से आपको ग्रुप थ्योरी आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी भाई, ध्यान रखना ये बात अच्छे से, ठीक है। इतनी इजी है, देख रहे हो मुफ्त के नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, बट बार बार करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। लिखना पड़ेगा आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ जिस सीक्वेंस में मैं काम कर रहा हूँ वैसे ही आप करो, बार बार लिखो, बार बार करो, बैठ जाएगा दिमाग में। चलो ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अच्छा अब वही बात आएगी इसकी एप्लीकेशन, बड़ी आसान एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई वही बात है, गेट एग्जाम में आए हैं क्वेश्चंस, तो मैं गेट एग्जाम का ही क्वेश्चन लेता हूँ, ए बी सी डी, और यहाँ आपको भर के दे दिया ए बी सी डी, और यहाँ आपको भर के दे दिया ए, और अब आपको कह रहे हैं ये पूरी टेबल भर के हमें बताओ, और पूरी टेबल भरने के बाद आप हमें से लास्ट रो के एलिमेंट्स बता दो। कैसे करोगे भाई, है ना, वही सुडोकू स्टाइल, है ना और कुछ नहीं है, ये एबीसीडी है, मैंने अभी आपको सिखाया था, थोड़ी देर पहले सिखाया था, एबीसीडी है, तो यहाँ पे भी देखो मतलब ए इज आवर लेफ्ट आइडेंटिटी, तो ए हमारी राइट आइडेंटिटी भी तो होगी, तो कॉलम में भी चुपचाप से एबीसीडी भर दो, आपका काम खत्म, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वही बात देखो भाई, बी स्टार डी ए आया है, तो डी स्टार बी भी तो ए आएगा, इसको कौन रोकेगा। अभी वही मिरर इमेज वाली बात, ये प्रॉपर्टी को मैंने रीयूज कर लिया, याद है कि नहीं, बी स्टार डी अगर ए आया है तो डी स्टार बी भी तो ए आएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं। और ए क्या है, क्यों कह पा रहा हूं मैं ए, क्योंकि ए आइडेंटिटी है, प्लीज ये मत बोल देना, यहाँ पे अगर सी होता तो मैं बोलता बी स्टार डी सी आएगा तो डी स्टार बी बी सी आएगा, ऐसे कैसे मैं कह दूं, ऐसे नहीं मैं कह सकता। अबेलियन ग्रुप होता तो मैं जरूर कह जाता, अगर बोल देते कि अबेलियन ग्रुप की टेबल है और मेरे को नजर आ रहा था बी स्टार डी सी था, तो मैं चुपचाप से बोल देता डी स्टार बी बी सी होगा, है ना। अबेलियन ग्रुप में मैं एक सब बात बोल जाता आराम से, बट ये नॉर्मल ग्रुप है, मैंने अबेलियन ग्रुप के बारे में तो बोला ही नहीं है, नॉर्मल ग्रुप है, बट ये ए तो आइडेंटिटी है ना, तो हमने बोल दिया बी स्टार डी अगर ई आया है तो डी स्टार बी भी तो ई आएगा, इसमें क्या टेंशन है, तो इसलिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ई भर दिया। प्लीज ज्यादा मत बोलो, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ो भाई, अब वही बात है, सुडोकू वाली बात है ना। देखो अब एबीसीडी यहां भर दिया, एबीसीडी यहां भर दिया, अब आप देखो भाई यहाँ क्या भर सकते हो, देखो ए और डी आ चुका है, वही बात आएगी, ए और डी आ चुका है, बी और सी दो मिसिंग है, क्या भर सकते हैं, देखो यहाँ पे हर एक कॉलम भी तो यूनिक है, हर एक रो यूनिक और हर एक कॉलम भी यूनिक, यूनिक बनने से सॉरी मतलब रिपीटेशन होनी चाहिए ना, तो रो वाइज ना ही कॉलम वाइज रिपीटेशन होनी चाहिए। तो डी ए आ चुका है, ये देखो कॉलम में यहाँ पे ऑलरेडी एक बार सी पड़ा है, यहाँ पे एक बार सी है, तो फिर दोबारा सी तो इस कॉलम में आ नहीं सकता, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, सिर्फ बी, और यहाँ पे बी आया तो पक्की बात है यहाँ पे सी आएगा, हमारा काम कंप्लीट। अब देखो भाई ये कॉलम देख लो भाई, ए बैठा है, डी बैठा है, सी बैठा है, तो बी मिसिंग है ना, चुपचाप से यहाँ पे बी भरो, काम खत्म। हाँ जी, और बोलो भाई, देखो कितने आसान है, सुडोकू वाली बात है और कुछ भी नहीं है। अच्छा अब और बोलो भाई, ए बी आ चुका है ना, ए बी आ चुका है, सी और डी मिसिंग है इस कॉलम में, सी यहाँ पे बैठा है, तो पक्की बात है मेरे को डी भरना पड़ेगा, और यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे सी भरना पड़ेगा, हमारी वही बात खत्म होगी, है ना। तो ए डी और बी आ चुके, तो सी मिसिंग था, हमने भर दिया। अच्छा जब यहाँ बोलो भाई, बी और सी आ चुका है, अब बचा है क्या आपके पास, ए बचा है और डी बचा है, रादर यहाँ से भी देख सकते थे, देखो ए बी सी, यहाँ पे चुपचाप से भरो, डी काम खत्म, है ना, तो यहाँ पे ए भरो, चुपचाप से काम खत्म, हमारा काम कंप्लीट। देख रहे हो कितने आराम से, कितनी आसानी से मैंने आपको कैलकुलेट टेबल भर दी, और आपसे आखिरी रो पूछ रहे थे तो आप बोल देते भाई डी ए बी सी आएगा, हमारा काम खत्म, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, प्लीज मेरे को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करानी चाहिए, वीडियो ऑलरेडी आई थिंक 1 घंटे से ऊपर का जा चुका है, तो मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और एक बात है, अगर अबेलियन ग्रुप की बोल देते तो फिर आप बड़े आराम से और अच्छे से काम कर सकते थे, है ना। अबेलियन ग्रुप होता तो फिर ये हमारी क्या कहते हैं, ये हमारी डायगोनल हो जाती ना,
तो मिरर इमेजेस एकदम सेम चलती थी, कुछ कुछ भर देते, कुछ कुछ ना भर देते, तो आप अपने आप से भर सकते थे। प्लीज मेरे से ज्यादा टाइम पास मत कराओ, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए ज्यादा, ठीक है। तो ठीक है, बट कोई बात नहीं, अब मेरे मन में आ रहा है क्वेश्चन, मेरे को एक्चुअली सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं है, तो लो बस एक बारी मैं आपको और बता देता हूँ। ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ हमने भर दिया ए बी सी डी, यहाँ भर दिया हमने बी सी डी ए, या चलो थोड़ा थोड़ा भर लेते हैं, है ना। ये छोड़ दिया हमने ए बी सी, ठीक है, कुछ भी मैंने भर दिया और मैंने बोल दिया ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप है। फिल इन द ब्लैंक्स करो, बहुत आराम से कर सकते थे, है ना। रादर ये भी नहीं मैं देता, ठीक है, मैं बस इतना दे देता हूँ, लो काम खत्म, बस इतना मैंने दे दिया। अब आपको एलिमेंट्स भरने हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई ए सी ये सब हमारे पास ये डायगोनल है, और अबेलियन ग्रुप के बारे में कहा गया था, तो बस इसकी मिरर इमेज हमारे पास यहाँ आ जाएगी एज इट इज, तो बस भरते जाना। बस ऐसे बोलो भाई ए स्टार डी डी है, तो डी स्टार ए बी क्या होगा भाई, डी, है ना। उसके बाद बोलो भाई ए स्टार बी बी था, तो बी स्टार ए क्या होगा भाई, बी। अच्छा जी, उसके बाद बोलो भाई और क्या छूट रहा है, जैसे देखो बी स्टार सी डी है, तो सी स्टार बी भी तो डी होगा, सी स्टार बी भी तो डी होगा। लो जी ये डी आ गया, ठीक है जी। अच्छा ये छूट रहा है, सी स्टार ए छूट रहा है, तो ए स्टार सी, देखो भाई ए स्टार सी सी था, तो सी स्टार ए भी सी होगा, है ना। अच्छा जी, उसके बाद ये छूट रहा है, डी स्टार बी नहीं पता, तो आप बोलो बी स्टार डी, बोलो भाई बी स्टार डी है, तो डी स्टार बी भी तो ए होगा। अब रीजनिंग ग्रुप है ना, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक, या तो इसको ऐसे यहाँ पे इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो इसको यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते थे बड़ी जल्दी जल्दी, बट चलो वही बात है, काफी स्टूडेंट्स को इमेजिन नहीं होता था जब मैं अपने क्लास में पढ़ाता था, तो इसलिए फिर मैं ऐसे ऐसे समझाता था, ठीक है जी। तो अब हमें चाहिए डी स्टार सी, तो सी स्टार डी बोलो भाई बी है, तो डी स्टार सी भी तो बी होगा, समझ पा रहे हो। सी स्टार डी देखा हमने बी निकला था, तो डी स्टार सी भी तो बी होगा, है ना। आई थिंक समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो हमने ये अबेलियन ग्रुप के लिए भर दिया, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। शायद ये टॉपिक है, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।